RMS टाइटैनिक, जो कि कभी भुलाई नहीं जा सकती, वो नाम जो कि आज भी हमारे दिलों में धड़कता है। RMS का मतलब है रॉयल मेल शिप। ये एक स्ट्रीम शिप थी जिसे अनसिंकेबल कहा गया था। इसको बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसके पहले सफर में ऐसा क्या हुआ जो ये शिप अनसिंकेबल से सिंकेबल बन गई? चलिए टाइटैनिक के सफर की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि उसके डूबने की सबसे बड़ी वजह क्या थी। सबसे पहले बात करते हैं टाइटैनिक की। ये शिप इतनी बड़ी थी कि उसमें एक स्विमिंग पूल, जिम और इवन एक लाइब्रेरी भी थी। लेकिन क्या ये सब इसको बचा सकते थे डूबने से? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए टाइटैनिक में एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर भी दिए गए थे। ये एक लग्जरी शिप होने के साथ साथ सिक्योर और अनसिंकेबल भी समझी जा रही थी। इसकी वजह इसका डबल हल था। हल शिप की बॉडी के नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है और इसकी डिजाइनिंग में इसमें डबल हल यानी कि एक तह के ऊपर दूसरी तह भी मौजूद थी, जिससे इसके डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो गए। उसके अलावा इसकी स्टेबिलिटी का इतना ख्याल रखा गया था कि इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे और अगर उन 16 कंपार्टमेंट में से 4 फ्लड भी हो जाते हैं तब भी यह शिप नहीं डूब सकती थी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी की तरफ रवाना हुई। इसमें लगभग 2000 से 2500 लोग मौजूद थे, जिनमें कुछ पैसेंजर और क्रू मेंबर भी शामिल थे। इसको लीड कर रहे थे कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो कि काफी एक्सपीरियंस थे। उनकी एज 62 थी और उनके कैरियर में उन्होंने बहुत ज्यादा रेपुटेशन हासिल की थी। वो क्रू और पैसेंजर के दरमियान बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। इनफैक्ट ही वाज कॉल्ड मिलियनेयर्स कैप्टन। ही वाज वेल लाइक्ड बाय वेल्थी ट्रैवलर्स। जो लोग उनके साथ ओलंपिक पे भी सफर कर चुके थे वो उनसे काफी इंस्पायर थे, उनकी बहुत तारीफें करते थे। ओलंपिक टाइटैनिक की सिस्टर शिप है जिसको टाइटैनिक से पहले बनाया गया था और उसी की तरह ही टाइटैनिक को भी डिजाइन किया गया था, लेकिन टाइटैनिक में ज्यादा एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर मौजूद थे जो कि ओलंपिक में नहीं थे। अब चलते हैं टाइटैनिक के सफर की तरफ। टाइटैनिक अपने सफर पे थी, उसको आइसबर्ग वार्निंग भी मौसूल होना शुरू हो गई, जिसमें कुछ शिप्स के रेडियो जो कि उस एरिया में गुजर रहे थे शामिल थे, क्योंकि ये वो टाइम था जब GPS वगैरह या गूगल मैप सिस्टम नहीं था और ज्यादातर अलर्ट्स वगैरह रेडियो पे ही मौसूल होते थे। इन सब वार्निंग के चलते ही कैप्टन ने अपने रूट को थोड़ा चेंज कर दिया। टाइटैनिक बहुत ही फास्ट शिप समझी जाती थी। उस टाइम ये 23 नॉट की स्पीड जो कि लगभग 40 से 45 किलोमीटर बनती है। टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में जा रही थी। यहाँ बर्फानी पहाड़ियों के शीशे भी मौजूद थे। अब शीशे का वर्ड इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि आइसबर्ग समंदर के अंदर रहते हैं। अब इनका ग्लो खत्म हो जाता है, क्योंकि जब वो समंदर के अंदर रहते हैं तो करंट्स की वजह से पानी उनसे टकराता रहता है, जिसकी वजह से उनकी सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है और उसके बाद जब उनके नीचे से मिट्टी निकल जाती है तो ये पानी में उलट जाता है और उसका नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाता है जो पहले पानी में था, जिसकी वजह से ये नियर टू ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। आइसबर्ग जितने पानी से बाहर होते हैं उससे 7 से 8 गुना पानी के अंदर भी होते हैं। अगर आपको समुद्र में बर्फ का कोई छोटा सा भी टुकड़ा नजर आए तो आप उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके नीचे बहुत बड़ा आइसबर्ग हो सकता है। रात के 8 बजे कैप्टन जॉन एडवर्ड स्मिथ टावर का विजिट करते हैं और चेक करते हैं सिचुएशन। उस टाइम पे चांद नहीं निकला हुआ था और वेदर काफी काम था। ये वेदर इसके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि जब भी आपके सामने कोई आइसबर्ग आता है तो उस समंदर की लहरें उससे टकरा के जब वापस आ रही होती तो हम ये नोट करते हैं कि जब जहाज के सामने कोई चीज है ही नहीं तो उसके सामने ये किस चीज से टकरा के वापस आ रही। टाइटैनिक के सामने आने वाला आइसबर्ग भी ऑलमोस्ट नियर टू ट्रांसपेरेंट था, जिसको स्पॉट करना टाइटैनिक के लिए बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि मून लाइट भी नहीं थी और वेदर भी बहुत ज्यादा काम था, जो कि टाइटैनिक के लिए जानलेवा साबित हुआ। हर शिप में एक टावर होता है जो कि फ्रंट की साइड यानी वो के ऊपर होता है। वो टावर काफी हाइट पे होता है, उसको क्रू नेस्ट कहा जाता है। उसमें 1-2 लोग मौजूद रहते हैं जो कि शिप के सामने आने वाली चीज के बारे में आगाह करते हैं। उस रात टाइटैनिक के लुकआउट टावर पे भी कुछ लोग मौजूद थे। उनका नाम फ्रेडरिक फ्लीट था। वो देखते हैं कि हॉरिजन पे स्टार को कोई चीज ब्रेक कर रही है और वेदर भी काम होने की वजह से वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि सामने आइसबर्ग है। अचानक उन्हें रियलाइज होता है कि सामने आने वाली चीज एक डार्क यानी ट्रांसपेरेंट आइसबर्ग है। उन्होंने फौरन कॉल की और बताया कि आइसबर्ग डेड है। इसका मतलब ये था कि शिप के बिल्कुल सामने 0 एंगल पे आइसबर्ग मौजूद है। जिस टाइम उन्होंने ये कॉल की उस टाइम शिप और आइसबर्ग के दरमियान फासला 400 से 500 मीटर रह गया। लेकिन यह फासला टाइटैनिक जैसी फास्ट और बड़ी शिप के लिए बहुत ही ज्यादा कम था। अगर टाइटैनिक उसके इतना करीब आ गई थी तो इसका यही मतलब था कि टाइटैनिक उसमें हिट हो चुकी है। उनका मैसेज रिसीव होते ही टाइटैनिक की स्पीड को भी कम कर दिया गया और उसको लेफ्ट की तरफ टर्न कर दिया गया, जिसकी वजह से टाइटैनिक काफी हद तक बचने में कामयाब हो गई। टाइटैनिक को काफी हद तक टर्न कर लिया जाता है, लेकिन इसके वो वाला हिस्सा आइसबर्ग को हिट कर जाता है और राइट साइड पे टाइटैनिक के एक डेंट पड़ जाता है। टाइटैनिक जिस आइसबर्ग से टकराई उसका साइज बहुत ज्यादा था, जिसका अंदाजा उसके वेट से लगाया जाता है, जो कि साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं 1.5 मिलियन टन होगा।
आइसबर्ग टाइटैनिक के वो वाले पार्ट की राइट साइड से हिट हुआ और उसकी साइड में होल हो गया जो कि लेंथ में काफी बड़ा था। थॉमस एंड्रियो जो कि आर्किटेक्ट थे टाइटैनिक की और कैप्टन जॉन स्मिथ दोनों ने अंदाजा लगाना शुरू किया कि टाइटैनिक को कितना डैमेज हुआ है और वो बहुत परेशान और शॉक हुए थे कि कैसे अनसिंकेबल शिप भी अब सिंक हो जाएगी, क्योंकि टाइटैनिक के 16 में से 5 कंपार्टमेंट में पानी आना शुरू हो गया था। ये दोनों इस मामले की नजाकत को समझ चुके थे और बहुत ज्यादा परेशान थे, जबकि टाइटैनिक के पैसेंजर जो कि इसको अनसिंकेबल समझते थे और उन्हें नहीं अंदाजा हुआ कि इसने शिप को कितना ज्यादा डैमेज कर दिया है। उन्हें इस डैमेज का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं हुआ और वो टाइटैनिक के डेक के ऊपर गिरने वाली आइस के साथ फुटबॉल खेलने लगी। टाइटैनिक के 16 में से 5-6 कंपार्टमेंट फ्लड करना स्टार्ट हो गए। इंजीनियर भी उसमें से पानी निकालने की ट्राई करने लगी, लेकिन फिर भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आ रही थी। 20-25 मिनट बाद रेडियो पे एसओएस कॉल भी भेज दी गई, जिसका मतलब है सेव आवर सोल्स। टाइटैनिक ने उस टाइम ये रियलाइज कर लिया था कि वो डूबने से नहीं बच सकती और कोई उनका ये मैसेज सेव और सोल देखे और उन्हें बचाने आ जाए। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप इस दौरान हमारे हीरो साबित होते हैं, क्योंकि जितनी कोशिशें उन्होंने की ऑलमोस्ट वो 20 मिनट तक रेडियो वेव्स भेजते रहे, उन्हें कोई रिस्पॉन्स ना मिला। जैक फिलिप की बहुत कोशिश के बाद एसएस कार्पेथिया ने इसको रिस्पॉन्ड किया, लेकिन डिस्टेंस काफी ज्यादा था। उसको टाइटैनिक तक पहुंचने में अगर वो फुल स्पीड में भी आती है तो 3 से 4 घंटे लग जाने थे और जहाज के कैप्टन ये जानते थे कि टाइटैनिक के पास अब इतना वक्त नहीं है। कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि लाइफ बोट उतारी जाए। टाइटैनिक पे उस टाइम 20 लाइफ बोट थी, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से 16 से ज्यादा थी, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो टाइटैनिक की पैसेंजर कैरी कैपेसिटी भी दूसरी शिप से डबल थी, यानी ये लाइफ बोट सिर्फ आधे पैसेंजर को ही बचा सकती थी। लेकिन फिर भी लोगों के नॉन सीरियस एटीट्यूड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें लगता ही नहीं था कि कभी ये शिप डूब सकती, क्योंकि टाइटैनिक की एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी की थी कि लोग उसे अनसिंकेबल ही समझते थे। पहली लाइफ बोट को आधे पैसेंजर यानी 65 की कैपेसिटी होने के बावजूद सिर्फ 28 लोगों के साथ उतार दिया गया। इसमें औरतों और बच्चों को प्रायोरिटी दी गई और लोगों का ये नॉन सीरियस एटीट्यूड तब तक जारी रहा जब तक टाइटैनिक का अगला हिस्सा पानी में डूबना शुरू नहीं हो गया। लोगों के लाइफ बोट में ना बैठने की एक वजह ये थी कि लोग ये समझते थे कि अनसिंकेबल है। दूसरी वजह ये थी कि कुछ औरतें अपने बच्चों, अपने शोहर को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने लाइफ बोट में बैठने से इनकार कर दिया। और ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक टाइटैनिक फ्लडिंग की वजह से आगे की तरफ झुकना शुरू नहीं हो गई। टाइटैनिक का वो पानी के अंदर डूबना शुरू हो गया। रात के 1 बजे रियलाइज होने के बाद टाइटैनिक पे बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और चाहते हैं कि उन्हें लाइफ बोट पे जगह मिल जाए। लेकिन लाइफ बोट जो कि पहले से इनसफिशिएंट और आधे से ज्यादा लाइफ बोट उतार भी दी गई थी और बहुत देर हो चुकी थी। रात के 2 बजे आखिरी लाइफ बोट को भी उतार दिया जाता है, लेकिन उस टाइम पे भी टाइटैनिक पे 1500 लोग मौजूद थे। कुछ लोगों ने पानी में जंप लगाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में वो या तो डूब गए और जो लोग नहीं डूबे स्विमिंग जानते थे वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए और मौत के घाट उतर गए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 था, जो कि बहुत ही कम था। हाइपोथर्मिया क्या होता है? हाइपोथर्मिया का मतलब है जब इंसान की बॉडी लो टेम्परेचर में एक्सपोज होती है और अपनी हीट लूज करना शुरू कर देती है। जब अपनी हीट इतनी लूज करती है जितनी वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। वो -2 तो ऑलरेडी फ्रीजिंग पॉइंट था, इसलिए उनकी डेड बॉडी भी फ्रीज होना शुरू होगी। आई विटनेस के मुताबिक अटलांटिक ओशन में क़यामत का मंजर था और हर तरफ लोगों की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। अगला हिस्सा जब पानी में डूब गया और पिछला हिस्सा पानी से बाहर आना शुरू हो गया, उसके बाद टाइटैनिक ऑलमोस्ट 90 डिग्री पानी में खड़ी होगी और पहले इसका वो वाला हिस्सा पानी के अंदर चला गया और पीछे पीछे ही उसका पिछला हिस्सा भी पानी के अंदर चला गया। उसके बाद काफ़ी लोग टाइटैनिक के साथ ही डूब गए, लेकिन काफ़ी लोग टाइटैनिक से जंप लगाने में कामयाब हुए थे। वो स्विमिंग करके अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अपनी जान बचाने में कामयाब नहीं। 1 घंटे के बाद आरएस कार्पेथिया भी पहुंच जाती है और लाइफ बोट में मौजूद लोगों को रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन ये कहानी जो आपसे ज्यादा सवालों को जन्म दे रही है, जैसे कि इसमें होने वाले नुकसान का असल जिम्मेदार कौन था, क्योंकि इसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे गए, जो कि बहुत ही बड़ा हादसा था। इस हादसे की कुछ मेन वजूहत बयान की जाती हैं। पहले नंबर पे आते हैं आइसबर्ग वार्निंग के बावजूद शिप की स्पीड कम नहीं की जाती और जल्दी पहुंचने के चक्कर में ये शिप आइसबर्ग को हिट कर जाती है, जिसका जिम्मेदार लोग कैप्टन स्मिथ को समझते हैं, लेकिन उन पे भी काफी ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि इसके मालिक लोगों को इम्प्रेस करना चाहते थे कि टाइटैनिक आरामदा होने के साथ साथ सबसे ज्यादा तेज शिप भी है। दूसरे नंबर पे आते हैं टाइटैनिक के कंट्रोलर, जिनको जब ये कहा गया कि आइसबर्ग डेड है तो वो पैनिक होके लेफ्ट की जगह राइट टर्न ले लेते। अगर वो टाइमली टर्न ले लेते तो शिप आइसबर्ग को हिट होने से बच सकती थी, लेकिन ये भी कहानी है, इसमें कितनी सच्चाई है इसका कोई अंदाजा नहीं है। तीसरी वजह आती है टाइटैनिक की लाइफ बोट की कैपेसिटी, जो कि बहुत ही ज्यादा कम रखी गई थी और ये टाइटैनिक की मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ। टाइटैनिक के पास अगर ज्यादा लाइफ बोट होती तो काफी ज्यादा को उस रात बचाया जा सकता था। टाइटैनिक में डेथ की मेन वजह एसएस कार्पेथिया का लेट पहुंचना था, लेकिन एक अजीब बात है जो कि आप जान के हैरान हो जाएंगे। जिस टाइम टाइटैनिक ने डूबना स्टार्ट किया उस टाइम टाइटैनिक के आसपास भी एक और शिप भी मौजूद थी, जिसका नाम एसएस कैलिफोर्नियन था, लेकिन इस जहाज ने रेस्ट की वजह से रेडियो सिग्नल बंद कर दिए और टाइटैनिक के रेडियो सिग्नल रिसीव ही नहीं हुए।
को। इसके अलावा जब टाइटैनिक से फ्लेयर्स वगैरह भी छोड़ी गई तो इन लोगों ने उस फ्लेयर को देखा, लेकिन इसको इग्नोर कर दिया कि टाइटैनिक पे अमीर लोग होते हैं जो कि आतिशबाजी वगैरह पसंद करते हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इसका टाइमली रिस्पॉन्स कर देती तो काफ़ी लोगों को बचाया जा सकता था, क्योंकि उस टाइम इसका डिस्टेंस सिर्फ 37 किलोमीटर था और टाइटैनिक में से काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी समझ रहे थे कि एक जहाज़ इनके बिल्कुल करीब है जो कि आके इनको बचा लेगा। ये कलेक्टिवली टाइटैनिक की किस्मत ही थी जो उसे डूबने से बचाया नहीं जा सका और उसमें कीमती जानों का नुकसान भी हुआ। टाइटैनिक के डूबने की वजह से रूल्स और रेगुलेशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आई हैं, जिनमें आइसबर्ग वार्निंग सिस्टम, सफिशिएंट लाइफ बोर्ड और बाकी रूल्स हैं कि आइंदा इस तरह का वाक़या पेश ना आए और इंसानी जानों को बचाया जा सके। टाइटैनिक का रिकेज सितंबर 1985 यानी कि 73 ईयर्स के बाद मिलता है, जो कि समंदर में तकरीबन 4000 किलोमीटर नीचे है। वाज़ेह तौर पर यह ऑब्जर्व किया गया है कि टाइटैनिक जिस तरह के आई विटनेस ने बताया था कि वो 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी थी, तो टाइटैनिक 2 टुकड़ों में ही मौजूद है और इसके 2 टुकड़ों के दरमियान का डिस्टेंस की बात जाहिर करता है कि ये पानी की सरफेस के ऊपर ही 2 टुकड़ों में बढ़ गई। इसके दोनों हिस्सों के दरमियान डिस्टेंस भी किलोमीटर में है। टाइटैनिक का रिकेज बहुत बुरी हालत में है। इसके अलावा टाइटैनिक के आसपास लोगों का सामान, उनके कपड़े और उनके बर्तन वगैरह भी देखे जा सकते हैं, जो कि हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। और साइंटिफिक रिसर्च से ये बताया जा रहा है कि 2030 तक टाइटैनिक पूरी तरह से समंदर के पानी में मिल जाएगी, क्योंकि समंदर के पानी में जो साल्ट होते हैं वो कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ते। जैसा लोगों की हड्डियां तक खत्म होगी, टाइटैनिक का रिमेनिंग रिकेज भी खत्म हो जाएगा। लेकिन टाइटैनिक की याद हमारे दिलों में हमेशा ताज़ा रहेगी, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।